हेलो दोस्तों, मैं ए के गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। क्या? जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल में दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जियोलॉजी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान ये पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? टोपोलॉजी। जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं उनकी संरचना क्या होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? टोपोलॉजी के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ये सब हम पढ़ेंगे। किस में? जियोग्राफी में। एस्ट्रोनॉमी जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो थोड़ा बहुत मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दूंगा। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी मतलब आप ज्योतिष विज्ञान। ठीक है। थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेंगे आप? ज्योतिष विज्ञान। 10% तो पंडित बन ही जाएंगे। ठीक है। 10% तो पंडित बन ही जाएंगे। तो दोस्तों, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, एक एक सीढ़ी चढ़िए। पहले आप पढ़िए बुक। क्या पढ़िए? बुक। फिर आप टीचर को पकड़िए। ठीक है। फिर आप नोट्स बनाइए। देन आप अपने माइंड में सब क्या कर लीजिए? माइंड में आप सब क्या कर लीजिए? स्टोर कर लीजिए। और फिर आप क्या करिए? फतह। क्या करिए? फतह। ठीक है। तो एक एक सीढ़ी चढ़, एक एक सीढ़ी चढ़। जल्दबाजी क्यों है? एक एक सीढ़ी चढ़, जल्दबाजी क्यों है? थोड़ा सा समय लगेगा, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में दोस्तों सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपको सिद्धांत ना बताते हुए एक ही सिद्धांत बताता हूँ जो सभी वैज्ञानिक मानते हैं, और वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी कहती है दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। ये कहती है कि एक पिंड था। क्या था? एक पिंड था जिसमें विस्फोट हुआ। जिस तरह से बम फूटता है, तो क्या होता है दोस्तों? छोटा सा बम बहुत एरिया में फूटता है। ठीक है। तो ये जब फूटा तो क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों। अब इसी में एक सिद्धांत होता है स्थिर अवस्था का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? स्थिर अवस्था का सिद्धांत, जो ये कहता है दोस्तों कि ये ब्रह्मांड स्थिर है, ना तो फैल रहा है ना ही सिकुड़ रहा है। ना तो फैल रहा है ना ही सिकुड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं स्थिर अवस्था का सिद्धांत। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से आपको पता चला कि एक पिंड में विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। स्थिर अवस्था का सिद्धांत आपको बताता है कि ब्रह्मांड ना तो फैल रहा है ना ही सिकुड़ रहा है। जबकि एक सिद्धांत है दोलायमान सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दोलायमान सिद्धांत। ये कहता है, ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड एक तरफ से फैल रहा है, दूसरे तरफ से क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। मतलब इस तरह से फैल रहा है वो, और यहाँ इस तरह से सिकुड़ रहा है। ठीक है। जैसे देखिए, ये हाथ है मेरा, ये ऐसे क्या हुआ? ब्रह्मांड फैला। अब धीरे धीरे ये यहाँ से क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। ये सिद्धांत कहता है कि एक समय ऐसा होगा जब ब्रह्मांड जिस स्थिति से, यानी इस पिंड की संरचना से फैलकर इतना बड़ा हुआ, वापस उसी संरचना में पहुंच जाएगा। ये कौन कहता है? दोलायमान का सिद्धांत कहता है। ठीक है। दोलायमान का सिद्धांत कहता है। ठीक है दोस्तों। दोलायमान का सिद्धांत आपको बताया कि ब्रह्मांड एक तरफ से फैल रहा है तो दूसरी तरफ से सिकुड़ रहा है। बिग बैंग थ्योरी दोस्तों ये जो कहती है कि एक कण में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। ये लगभग कितने साल पहले हुआ? तो लगभग 14 अरब साल पहले। 14 अरब साल पहले। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे हमेशा दोस्तों कि जब भी हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ साल 2 साल की स्थिति नहीं, यहाँ करोड़ों में बात होती है, लाखों में बात होती है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से आप ईयर पढ़ेंगे। ठीक है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है।
कहती है कि जब ये विस्फोट हुआ तो फिर सारे कण क्या हुए, संघनित। पहले तो ये गर्म हो गए, जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, गर्म हो गए, फिर संघनित होकर पिंडों का निर्माण करने लगे, कुछ बड़े पिंड कुछ छोटे पिंड, इस तरह से क्या हुआ, पिंडों का निर्माण हुआ। और जब संघनन हुआ तो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ। ठीक है, कुछ एक दूसरे के क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे कक्षाओं में। ठीक है, जो ज़्यादा ताकतवर था सब उसकी क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे। ठीक है, परिक्रमा करने लगे। निर्माण के क्रम की बात करें दोस्तों, तो जब ये फटा तो पहले किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का। पहले किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड से फिर निर्माण हुआ दोस्तों किसका, आकाश गंगा का। आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा का जब निर्माण हुआ तब हमारी मंदाकिनी का निर्माण हुआ। ये सब क्या है, ये हम आगे चर्चा करेंगे इनमें। मंदाकिनी के निर्माण होने के बाद सूर्य यानी तारे का निर्माण हुआ, और जब तारा बन गया तब बनी पृथ्वी। तब बनी क्या, पृथ्वी, और फिर बना चंद्रमा। फिर क्या बना, चंद्रमा। तो ये निर्माण का क्रम है। क्या है, ये निर्माण का क्रम है। ठीक है दोस्तों, निर्माण का क्रम है ये। ब्रह्मांड तो आपको बता दिया दोस्तों। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड एक परिकल्पना है। ब्रह्मांड एक क्या है, एक परिकल्पना है जिसमें अरबों खरबों में क्या है, आकाश गंगाएं हैं। क्या है, आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा कितनी संख्या में, तो अरबों खरबों में इनकी संख्या है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें अरबों खरबों में क्या है, आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा क्या होती है दोस्तों, तो धूल के कण इस तरह से फैले हुए रहते हैं और एक एरिया कवर करते हैं, इसको हम बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, ये धूल के कण नहीं होते, ये क्या होता है, तारों का समूह जो दिखता कैसा है, धूल के कण के समान। ठीक है, धूल के कण के समान ये क्या होते हैं, तारों का समूह। तो देखिए दोस्तों, एक ब्रह्मांड में अरबों क्या होती हैं, आकाश गंगाएं, और एक आकाश गंगा में अरबों क्या होते हैं, तारे। अरबों क्या होते हैं, तारे। ठीक है, एक ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं होती हैं, और एक आकाश गंगा में अरबों की संख्या में क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा कि तारे होते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के बाद आपको बताया आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद आकाश गंगा में मैंने कहा कि ये क्या है, तारों का समूह जो कैसा दिखता है, धूल के समान। ठीक है, धूल के समान, क्योंकि हम बहुत दूरी में हैं। ठीक है, हम बहुत दूरी में रहते हैं, तो जो बड़े बड़े तारे हैं वो भी हमको धूल के कण के समान दिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रश्न है कि तारा क्या है, तारा क्या है। ठीक है, तारा क्या है, उसके पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि एक पिंड है, जो क्या है, एक पिंड है। ठीक है, एक पिंड है ये, जब इस पिंड में स्वयं की क्या हो, ऊष्मा हो, स्वयं की क्या हो, ऊष्मा हो, स्वयं की क्या हो, प्रकाश हो, स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो, स्वयं की हीट हो, स्वयं की लाइट हो, तब हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, तारा है। स्वयं की हीट हो, स्वयं का क्या हो, लाइट हो, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, तारा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, आकाश गंगा भी आपको पता चल गई। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ हमने लिखी थी, क्या, मंदाकिनी। क्या लिखी थी हमने, मंदाकिनी। तो देखिए दोस्तों, जिस आकाश गंगा, हमने कहा कि ब्रह्मांड में करीब अरबों की संख्या में, अरबों की संख्या में क्या है, अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और एक आकाश गंगा में अरबों की संख्या में क्या है, तारे हैं। तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको बोला जाता है मंदाकिनी, यानी मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है, मंदाकिनी बोला जाता है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, मंदाकिनी। और हमारे सबसे करीब जो, सबसे करीब जो आकाश गंगा है उसको बोला जाता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा यानी देवयानी। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं आप, ये देखिए, ये हमारी आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं। अब हमने कहा कि ब्रह्मांड में तो खूब सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी क्या हैं, आकाश गंगाएं हैं। तो हमसे जो सबसे नज़दीक है, हमारी आकाश गंगा से जो सबसे नज़दीक वाली आकाश गंगा है उसे कहा जाता है एंड्रोमेडा यानी देवयानी। ठीक है, एंड्रोमेडा देवयानी। ठीक है,
आ गया समझ में आपको? तो हमने जो क्रम बताया था आपको कि ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाएं के बाद मंदाकिनी बनी, और मंदाकिनी के बाद अब हम आते हैं तारे में। किसमें आ गए? तारे में। तो तारा भी हमने आपको बता दिया कि तारा क्या है। तारा क्या है? जिसका स्वयं का हीट हो, स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं की हीट हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम बोलते हैं क्या? तारा। इसके निर्माण की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं अब? निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, किस तरह से निर्माण हुआ। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में धूल के कण हैं। क्या है? धूल के कण, विरल गैसें मौजूद हैं। धूल के कण एवं विरल गैसें मौजूद हैं। जब ये पास में आती हैं, क्या होता है? जब ये पास में आती हैं, संघनित होने लगती हैं, तो इसे हम कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं इसे? हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, निहारिका कहते हैं। इस निहारिका में जब किसी वजह से क्या लग जाए? आग लग जाए। किसी भी वजह से क्या हो? आग लग जाए, तो ये बनता है क्या? तारा। ये क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। और जब ये तारा क्या हुआ? आग लग गई, ये निहारिका जलने लगी, तो धीरे धीरे जलने के दौरान क्या हो जाएगा? ईंधन कम होगा। ईंधन क्या होगा? कम होगा। आकार उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। आकार क्या होगा? थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाता है? रेड जेंट, यानी लाल दानव। क्या बन जाता है ये? लाल दानव। ठीक है, लाल दानव बना। अब आग तो इसमें अभी भी क्या है? लगी ही है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, तो आग तो अभी भी लगी ही है। तो यही रेड जायंट, इसमें इस लाल दानव बनने के बाद दो स्थिति आ जाती हैं। कैसी स्थिति दो आ जाती हैं? कि जब इसका आकार 1.44 गुना बड़ा हो, किससे? सूर्य से। और जब इसका आकार 1.44 गुना छोटा हो, किससे? सूर्य से। ठीक है, दो परिस्थितियां इस रेड जाइंट के साथ होती हैं। देखिए, मैं सभी तारे की बात कर रहा हूं, किसी एक तारे की नहीं। पहले वो रहता है विरल धूलकण, फिर वो बनता है निहारिका। निहारिका में आग लगी तो तारा बना। तारा जलते जलते क्या बन गया? लाल दानव। अब ये लाल दानव कुछ ना कुछ होगा, तो अगर इसका आकार 1.44 गुना रहता है बड़ा, किससे? सूर्य से, तो ये आगे चलकर बन जाता है क्या? अभिनव तारा। क्या बन जाता है ये? अभिनव तारा। अगर इसका आकार 1.44 गुना छोटा रहता है, तो ये बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ, यानी श्वेत वामन। व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन। ठीक है, ये बन जाता है। ठीक है, और व्हाइट ड्वार्फ आगे चलकर क्या बन जाता है? ब्लैक होल। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। अब इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद उसका ईंधन बहुत कम हो जाता है, आकार बहुत छोटा हो जाता है। वो क्या रहा है? ये बहुत बड़े आकार में विरल गैसें फैली हुई थी, उसका आकार थोड़ा कम हुआ तो निहारिका बना। आग लगी, तारा बना। तारा बना, ईंधन कम हुआ, थोड़ा भी आकार छोटा हुआ। अब इसका सूर्य से ज़्यादा आकार है तो अभिनव तारा बन गया। सूर्य से छोटा आकार है 1.44 गुना, तो श्वेत वामन बना। अब फिर आकार छोटा हुआ तो ये क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया? ब्लैक होल। तो श्वेत वामन, किसी भी तारे का एंडिंग क्या होता है? ब्लैक होल। किसी भी तारे का एंडिंग क्या होता है? ब्लैक होल। ठीक है, अभिनव तारे के साथ क्या होता है? अभिनव तारा चार स्थितियों का सामना कर सकता है, फिक्स नहीं रहता है कि क्या बनेगा। या तो वो न्यूट्रॉन बन जाए। क्या बन जाए? न्यूट्रॉन बन जाए। या तो वो पल्सर बन जाए, या तो वो क्वेसर बन जाए, और या तो वो ब्लैक होल बन जाए। ठीक है, ब्लैक होल बन जाए। ठीक है दोस्तों, समझ गए? इतनी स्थिति रहती है किसके साथ? अभिनव तारा यानी विस्फोटक तारे के साथ। अभिनव तारा यानी विस्फोटक तारे के साथ। ये आग क्या होती है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है किसी भी तारे में। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिस प्रक्रिया को हम जानते हैं नाभिकीय संलयन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? नाभिकीय संलयन के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों ये इस स्थिति में क्या होता है? द्रव्यमान कम होता है। नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा? द्रव्यमान कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने में द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। आप ये जान सकते हैं कि ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। क्या होता है? ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अगर आप इसकी एक चम्मच मिट्टी लेते हैं, एक चम्मच मिट्टी लेते हैं, तो उसका वजन करीब 10 से 20 हाथियों के वजन के बराबर होता है। इतना इसका द्रव्यमान होता है। जस्ट एक चम्मच मिट्टी का वजन 10 से 20 हाथियों के बराबर होता है। इतना अधिक इसका क्या होता है? द्रव्यमान। इतना अधिक इसका क्या होता है?
द्रव्यमान। अब दोस्तों एक चीज आप जानते होंगे कि आकार छोटा होने में गति क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आकार छोटा होते जा रहा है तो इसकी गति, ये जो पल्सर और क्वेसर हैं, इन तारों की गति सबसे अधिक होती है। पल्सर और क्वेसर की गति सर्वाधिक होती है, बहुत तेज ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, बहुत तेज ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तारों के निर्माण की प्रक्रिया आपको पता चल गई। एक चीज आपको बतानी है, ये 1.44 गुना क्या होता है। तो दोस्तों हम इसको नाम से जानते हैं चंद्रशेखर सीमा। किस सीमा से, किस नाम से, चंद्रशेखर सीमा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। ठीक है, उन्होंने खोज की थी, क्या खोज की थी कि अगर किसी तारे का आकार सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है तो वो अभिनव तारा बनता है, और अगर उससे छोटा होता है तो वो श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन आगे चल के ब्लैक होल बन जाता है, जबकि अभिनव तारे के पास चार कंडीशन रहती हैं, या तो वो न्यूट्रॉन बन जाए, या वो पल्सर बन जाए, या वो क्वेसर बन जाए, या वो ब्लैक होल बन जाए। पल्सर और क्वेसर की गति बहुत अधिक रहती है, ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत अधिक रहता है। एक चम्मच मिट्टी उसकी 10 से 20 हाथियों के बराबर होती है। ठीक है, तो 1.44 गुना ये क्या हो गया, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, ये जो 1.44 गुना है ये द्रव्यमान का, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। अगर मैंने आकार बोला है गलती से तो आपको क्या करना है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का 1.44 गुना। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप क्या समझ गए, ताराओं का निर्माण समझ गए। क्या समझ गए आप, ताराओं का निर्माण। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए कि पहले आप ब्रह्मांड में रहते हैं, उस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, लेकिन आप रहते हैं किस में, मंदाकिनी में। आप रहते हैं किस में, मंदाकिनी में। तो जिस तरह आप मंदाकिनी में रहते हैं उसी तरह मंदाकिनी में अरबों तारे हैं, लेकिन आपके पास निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। आपके पास निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। जैसे यहाँ अगर मान लें कि ये हो गया सूर्य, ये क्या हो गया, सूर्य है, तो आपकी पृथ्वी मान लीजिए यहाँ है, तो आपके निकटतम क्या हो गया, सूर्य। तो आपके निकटतम तारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। ठीक है, अब इस सूर्य के सबसे पास में, जैसे ये आप रहते मंदाकिनी में, मंदाकिनी के सबसे पास में मैंने बताया कि एंड्रोमेडा यानी देवयानी क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है, उसी तरह से सूर्य के सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम तारा ठीक है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। यानी अगर आपकी ये पृथ्वी है तो आपके निकट आया सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट में आया प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी आप कह सकते हैं कि सूर्य के बाद जो आपके सबसे पास में तारा है वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो दोनों तरफ से पढ़िए कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अब तारों में लगती है आग, तो आग के कारण तारे क्या दिखाई देते हैं, चमकीले। ठीक है, आग का कलर आप सभी जानते हैं, गोल्डन कलर होता है अधिकतम। तो सबसे चमकता हुआ तारा अगर हम बात करें तो है साइरस, जिसको हम बोलते हैं डॉग स्टार। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। ये क्या है, चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा। रात में आप क्या करिए कि छत में जाइए और वहाँ से देखिए आप, जो सबसे निकटतम आपको, जो सबसे चमकीला आपको दिखाई दे वही है क्या, साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ध्रुव तारे के बारे में। किसके बारे में, ध्रुव तारे के बारे में। ठीक है दोस्तों, ध्रुव तारा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये पृथ्वी का साउथ पोल है। ठीक है, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये पृथ्वी का साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इससे अगर आप यहाँ ध्रुव में आके देखेंगे तो जो सीधा आपको दिखाई दे वो क्या है, आपका ध्रुव तारा। क्या है वो, ध्रुव तारा। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, आपका ध्रुव तारा है। ठीक है दोस्तों,
अब कंडीशन इसमें ध्रुव तारे के साथ साथ कई बार तारों का समूह पाया जाता है जिसे हम उर्सा मेजर या उर्सा माइनर कहते हैं, यानी बृहद सप्तऋषि या लघु सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ध्रुव तारा है, ये क्या है, ध्रुव तारा है। तो इसी की लाइन में अगर ऐसे इस डायरेक्शन में क्या हो, 4 तारे हों, ठीक है, 4 क्या हो, ये 7 क्या हो, तारे हों। देखिए आप इस डायरेक्शन में, तो ये होता है उर्सा माइनर। क्या होता है, माइनर यानी लघु सप्तऋषि। क्या होता है, लघु सप्तऋषि। और इसके इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से तो इसे हम कहते हैं उर्सा मेजर। क्या बोलते हैं इसे, उर्सा मेजर। अब आप एक चीज देखेंगे दोस्तों कि इसकी पूंछ किसके साइड है। अगर आप ये पूंछ माने तो पूंछ जिसकी ध्रुव साइड है वो उर्सा माइनर यानी लघु सप्तऋषि, और पूंछ जिसकी उल्टा डायरेक्शन में है वो क्या है, उर्सा मेजर। आपको समझ में आ गया। फिर आता है ओरियन। क्या आता है, ओरियन तारा। ओरियन तारा, ठीक है। तो दोस्तों तारों का ऐसा समूह जो शिकारी के समान दिखाई दे, ये कुछ इस तरह से रहता है। इसको आप मिला देते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको आप मिला देते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये एक व्यक्ति और ये व्यक्ति के धनुष के समान दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, ओरियन तारा, यानी शिकारी के समान दिखने वाला तारा। ताराओं का ऐसा समूह जो शिकारी के समान आकार का दिखे उसे हम कहते हैं ओरियन तारा। ठीक है, इस तरह से ताराओं का समूह रहता है। ठीक है, फिर एक रहता है हाइड्रा। क्या रहता है, हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों सबसे अधिक तारों का समूह होता है, सबसे अधिक तारों का समूह, इसे हम बोलते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने शुरू में ही कहा आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक साथ सब खाने का ना सोचिए। ठीक है, तो आपको मैंने लगभग जितने आपके इंपॉर्टेंट तारों के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं तारों का रंग। ठीक है, ये क्या होता है और किस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों कि तारे क्या हैं, जब निहारिका में आग लग जाती है तब वो तारा बनता है। निहारिका में क्या होती है, आग लग जाती है तब वो तारा बनता है। और जब किसी चीज में आग लगती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, पृष्ठीय तापमान पर। जो उसका तापमान है उस पर डिपेंड करता है तारों का रंग। ठीक है, अगर कम तापमान का तारा है तो वो दिखेगा आपको लाल रंग का। वो कैसा दिखेगा आपको, लाल रंग का। ठीक है, अगर तापमान मध्यम है, मीडियम है तापमान, तो वो तारा आपको दिखेगा सफेद कलर का। किस कलर का, सफेद कलर का वो आपको दिखेगा। और अगर तारों का रंग सर्वाधिक है, ये तारों का तापमान सर्वाधिक है, तो वो आपको दिखेगा नीले कलर का यानी ब्लू कलर का। ठीक है, तो तारों का रंग किस में डिपेंड करता है, पृष्ठीय तापमान पर। सबसे कम है तो लाल, मध्यम है तो सफेद और सर्वाधिक है तो नीला। ठीक है, तो दोस्तों ये था तारों का परिचय था आपके लिए। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे किसको, तारामंडल, नक्षत्र, राशि। इन चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो जो मैंने कहा कि 10% पंडिताई कर लेंगे तो वो आपके लिए हो सकता है कि संभव हो जाए। ठीक है, क्या क्या देखना है आपको, तारामंडल, नक्षत्र और राशि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इनके साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।